मिशन मार्स ऑर्बिटर का काउंटडाउन जारी है। आज मंगल पर तिरंगा फहराने के लिए भरेगा उड़ान। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से भरेगा उड़ान। भारतीय अंतरिक्ष संगठन के एक प्रवक्ता के मुताबिक प्रक्षेपण के लिए रविवार को शुरू हुई उल्टी गिनती लगातार जारी है और चीजें सामान्य हैं। उड़ान भरने वाला रॉकेट 44.4 मीटर लंबा है और इसे स्पेसपोर्ट के फर्स्ट लॉन्च पैड पर लगाया गया है। यहां 76 मीटर लंबा एक मोबाइल सर्विस टावर लगा है जो 230 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली हवा में भी टिका रह सकता है। इस तरह ये चक्रवात की स्थिति से निपटने में सक्षम है। लॉन्च से पहले इसे हटा लिया जाएगा। भारत के 450 करोड़ रुपए के महत्वाकांक्षी मंगल ग्रह अभियान के लिए श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र पर उल्टी गिनती जारी है। इसका प्रक्षेपण आज दोपहर 2:38 पर किया जाएगा। द लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड ने 1 नवंबर को MOM के प्रक्षेपण की मंजूरी दे दी थी। इससे एक दिन पहले ही प्रक्षेपण का सफल अभ्यास किया गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक रॉकेट प्रक्षेपण के बाद उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में करीब 40 मिनट में स्थापित करेगा। PSLV की लॉन्चिंग पर नजर रखने के लिए पोर्ट ब्लेयर, बेंगलुरु के बायलल और दक्षिण प्रशांत महासागर में तैनात पोत SCI नालंदा और SCI यमुना में लगे टर्मिनल शामिल हैं। इसरो के मुताबिक प्रक्षेपण के बाद उपग्रह 20 से 25 दिन पृथ्वी के आसपास घूमेगा और फिर 1 दिसंबर को पूरे 9 महीने के लिए लाल ग्रह की सतह पर उतर जाएगा। उपग्रह 34 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंच जाएगा। मंगल मिशन के कामयाब होने पर भारत, अमेरिका, रूस और यूरोप के बाद ऐसा करने वाला विश्व में चौथा देश होगा। मंगल के लिए अब तक 51 अभियान हुए हैं जिनमें से सिर्फ 21 ही सफल रहे हैं। लॉन्च किया गया उपग्रह 1 दिसंबर को मंगल के लिए अपनी यात्रा शुरू करने से पहले 20 से 25 दिन तक पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा और 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंच जाएगा। मंगल मिशन भारत का पहला ऐसा अभियान है जिसमें कोई उपग्रह दूसरे ग्रह की जांच पड़ताल के लिए भेजा जा रहा है। दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा चीन अभी तक मंगल तक नहीं पहुंच सका है। दुनिया के आधे देशों को मंगल तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। मिशन मंगल के लॉन्च से पहले इसरो के चेयरमैन राधाकृष्णन ने की पूजा अर्चना। मिशन की कामयाबी के लिए मांगी दुआ। इसरो के चेयरमैन ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और मंगलयान की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। पटना धमाके की तफ्तीश में जुटी NIA की टीम ने रांची से 9 जिंदा बम बरामद किए। NIA और रांची पुलिस ने एक साथ शहर के एक लॉज से छापेमारी कर ये शक्तिशाली बम बरामद किए। NIA और रांची पुलिस की टीम की कार्रवाई सोमवार देर शाम तक चलती रही। संदेह के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पटना धमाके में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस सूत्रों की माने तो छठ पूजा के दौरान बरामद शक्तिशाली बम से बड़े वारदात को अंजाम देने की साजिश थी। छापेमारी के दौरान रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस की सतर्कता से बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया। नरेंद्र मोदी की रैली में ब्लास्ट के बाद से ही NIA की टीम रांची में लगातार दबिश देने में जुटी हुई है। सोमवार को हुई इस कार्रवाई से आज अहम राज सामने आ सकते हैं। ठाणे से सटे भिवंडी में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से एक ट्रक समेत लाखों रुपए का माल सुहा हो गया। दिल्ली में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला है। सोमवार की देर शाम 4 बदमाशों ने एक कार सवार को न सिर्फ लूटा बल्कि उसके ड्राइवर को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिल्म कलाकार हेमंत बिर्जे देर रात ओशिवारा पुलिस थाने की चक्कर काटते दिखाई दिए। हेमंत बिर्जे का आरोप था कि उनकी 7 साल की बेटी को उनके एक पड़ोसी महिला ने पीटा है। हेमंत बिर्जे को पुलिस ने अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराने के लिए भेजा। मेडिकल चेकअप में रिपोर्ट नॉर्मल आई। शिकायत करने की जिद पर अड़े हेमंत बिर्जे 3 घंटे तक पुलिस थाने के बाहर खड़े रहे। बिर्जे ने पुलिस को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। पटना धमाके का आरोपी तारिक उर्फ फैनुल की मौत के बाद उसके घर वाले ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया। 3 दिनों तक इंतजार के बाद लावारिस मानकर लाश को किया गया दफन। 27 अक्टूबर को पटना में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों का आरोपी था तारिक उर्फ फैनुल। एनुल पटना जंक्शन के शौचालय में बम बनाने के दौरान हुए विस्फोट में जख्मी हो गया था। इलाज के दौरान 2 नवंबर को हुई थी एनुल की मौत।
पटना के जक्कनपुर इलाके में एक युवक की सरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की लाश उसके कमरे से ही मिली। पुलिस के मुताबिक दीपावली की रात हुई युवक की हत्या। युवक एक मकान में किराए पर कमरा लेकर रहता था। घटना के बारे में पुलिस को मृतक के भाई ने दी जानकारी। युवक की लाश कमरे में थी और सर शरीर से अलग था। मुंबई में पुलिस ने बाप बेटे की एक ठग जोड़ी को गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर रेलवे में नौकरी पाने का आरोप है। बाप बेटे के इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश घर के ही दामाद ने किया। मनमुटाव के चलते दोनों में काफी दिनों से चल रहा था झगड़ा। नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया था। कोर्ट ने दोनों को 7 तारीख तक पुलिस रिमांड पर भेजा। करनाल में स्कूल के प्रिंसिपल पर नर्सरी क्लास की मासूम छात्रा से रेप की कोशिश का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है। बड़ी छात्रा के परिजनों के मुताबिक 31 अक्टूबर को स्कूल में प्रिंसिपल ने की घिनौनी हरकत। प्रिंसिपल के राजनीतिक नेताओं से संबंध होने के चलते फूंक फूंक कर कदम रखी है पुलिस। ठाणे में नकली नोट के जरिए फ्लैट खरीदने का अनोखा मामला सामने आया। न्यूयॉर्क के व्यापारी के नाम पर किया सौदा और बड़े सफाई से वो फ्लैट का रजिस्ट्रेशन कर हुआ फरार। ठाणे के रहने वाले शैलेश सिंह ने अपना फ्लैट बेचने के लिए रियल एस्टेट वेबसाइट पर विज्ञापन दिया था, जिसके बाद ही उनकी बात पद्म सिंह राठौर से हुई। पद्म सिंह ने न्यूयॉर्क में रहने वाले एक शख्स के नाम पर झांसा देकर फ्लैट का सौदा किया, जिसके बाद सीलबंद बैग में रुपए भरे होने के नाम पर बनाया बेवकूफ। फ्लैट बेच चुके शैलेश ने जब घर आकर नोटों भरा बैग खोला तो उसके होश उड़ गए। बैग में फिल्मी अंदाज में ऊपर नीचे असली नोट और बीच में कागज भरा हुआ था। बैग में सभी नोट 1000 और 500 के थे। शैलेश ने इसकी शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद एक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 आरोपी फरार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विधानसभा की सभी 200 सीटों के लिए भरा जाएगा नामांकन। आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो जाएगा। निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन किया जाएगा। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 12 नवंबर है। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन होगी और उम्मीदवार 16 नवंबर तक नाम वापस ले पाएंगे। राजस्थान में एक चरण में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। मतदान की तारीख 1 दिसंबर है और मतगणना का काम 8 दिसंबर को होगा। राज्य में 34 सीटें अनुसूचित जाति और 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राज्य में 4,06,08,056 मतदाताओं के लिए 45,334 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आईएसआई वाले बयान पर जारी नोटिस को लेकर राहुल गांधी ने जवाब देने के लिए चुनाव आयोग से और 7 दिनों का वक्त मांगा। चुनाव आयोग ने 8 नवंबर तक जवाब देने की डेडलाइन फिक्स की। एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि आईएसआई मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के संपर्क में है। चुनाव आयोग ने उनके इस बयान पर पिछले हफ्ते नोटिस जारी किया था। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जवाब देने के लिए 4 नवंबर 2013 तक का समय दिया था। आयोग ने राहुल से उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए, इस पर जवाब मांगा था। नोटिस का जवाब देने के लिए राहुल गांधी के चुनाव आयोग से वक्त मांगने पर बीजेपी ने जुबानी वार किया है। शाहनवाज हुसैन बोले, राहुल गांधी के पास नोटिस का जवाब है ही नहीं, इसलिए वो मोहलत मांग रहे हैं। चुनाव के दौरान ओपिनियन पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगाने की कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने ताना कसा है। शाहनवाज बोले, मोदी और बीजेपी को मिल रहे समर्थन से घबरा गई है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव में नरेंद्र मोदी का असर है, मगर उनकी लहर नहीं है। To say there is a wave, there is an effect of Modi, and that effect may not so much be on the average voter. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी के आने से बीजेपी के कैडर वोटरों में उत्साह है, लेकिन आम मतदाताओं पर इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। As far as a Modi wave is concerned, I think a Modi wave would be a bit of an exaggeration. Also, it would be wrong on our part to deny any influence of Modi. उमर अब्दुल्ला के मुताबिक मोदी के असर को नकारना गलत होगा, लेकिन इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। थर्ड फ्रंट में शामिल होने से किया इनकार। बीजेपी नेता कीर्ति आजाद का उमर को थैंक्स कहा। उन्होंने मोदी के प्रभाव को स्वीकार किया है। कीर्ति आजाद का दावा, देश में नरेंद्र मोदी की लहर है और यूपीए सरकार का सफाया तय है। नीतीश कुमार को देहाती औरत कहने पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह महिला संगठनों के निशाने पर आए। पटना में महिलाओं का गिरिराज सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी नेता को सिंदूर, चूड़ी और बिंदी करके
उमर अब्दुल्ला की जुबानी मोदी पर हुई बयानबाजी पर बोले राजीव प्रताप रूढ़ी। कहा, मोदी को आप पसंद करते हो या नहीं, लेकिन मोदी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी के कुशासन के कहर के खिलाफ देश में सुशासन की सुनामी है। पूरे देश में सुशासन की सुनामी है और कांग्रेस के कुशासन के कहर के खिलाफ जो सुशासन की सुनामी है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिखाई पड़ रही है। उमर सरकार के खिलाफ पीडीपी ने कसी कमर। श्रीनगर में उमर सरकार की नाकामी पर पीडीपी वर्करों ने नारेबाजी की और मार्च किया। जम्मू इलाके में रुके हुए विकास पर फूटा लोगों का गुस्सा। बीजेपी के बैनर तले सीएम उमर के खिलाफ प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में सीएम रमन को जीप की एक्टिंग बनाने से रोकने के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। रायपुर में चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान। लुभावने वादों के साथ साथ सुशासन का दावा। बाहुबली पप्पू यादव ने पटना सीरियल धमाके को राजनीतिक साजिश करार दिया। कहा, धमाके के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। पप्पू यादव का आरोप, कुछ लोग गुजरात में जो कुछ हुआ उसे बिहार में दोहराना चाहते हैं। नीतीश पर निशाना। कहा, बिहार में संघ नीतीश की वजह से ही मजबूत हुआ। आम चुनाव से पहले रैलियां कर जनता की अदालत में अपनी बात रखने वाले नरेंद्र मोदी भगवान के दर पर आशीर्वाद लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। गांधीनगर में मोदी ने पंचदेव मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री के श्रीलंका दौरे का विरोध तेज होता जा रहा है। चेन्नई और कोयम्बटूर में पीएम की श्रीलंका यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कई जगहों पर ट्रेनें रोकी गईं। डीएमके ने भी पीएम के श्रीलंका दौरे का विरोध किया है। डीएमके ने CHOGM के बॉयकॉट की मांग करते हुए पीएम को चिट्ठी लिखी है। 5 महानगरों में पायलट योजना की सफलता के बाद देश भर में मिलेगा 5 किलो LPG रसोई गैस का सिलेंडर। पेट्रोलियम मंत्री M वीरप्पा मोइली ने बिक्री के लिए सोमवार को दी इजाजत। 5 अक्टूबर को इस पायलट योजना की शुरुआत की गई थी। पायलट योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में बिक्री के लिए दी गई थी हरी झंडी। छोटे सिलेंडरों को बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा, जो सब्सिडी वाले सिलेंडर के मुकाबले 2 गुने से भी अधिक महंगा है। हालांकि दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में योजना को टाल दिया गया है, क्योंकि इन राज्यों में नवंबर और दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश के अन्य हिस्सों में योजना को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पेट्रोल पंपों को सुरक्षा नियमों के मुताबिक उपाय करने होंगे और योजना में दी गई शर्तों को पूरा करना होगा। शिमला के धामी गांव में पत्थर फेंकने का मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में करीब हजारों लोग हिस्सा लेते हैं। परंपरा के नाम पर यहां पत्थर फेंकने का खेल खेला जाता है, जिसके लिए यहां अगल बगल के गांव से काफी लोग आते हैं। पत्थरबाजी का यह मेला दिवाली के अगले दिन लगता है। दशकों पुरानी परंपरा के नाम पर पत्थरबाजी का जश्न मनाया जाता है। धामी के राशि घरानों के प्रतिनिधि भी इस मेले में हिस्सा लेते हैं। धार्मिक आस्था और परंपरा के नाम पर इस मेले में लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं और जश्न मनाते हैं। पत्थरबाजी के इस मेले को देखने के लिए काफी संख्या में लोग जमा होते हैं। ये मेला विदेशी सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होता है। एयर इंडिया के एक ड्रीम लाइनर के विंडशील्ड में सोमवार को उस वक्त दरार आ गई जब विमान मेलबर्न हवाई अड्डे पर उतरा। हालांकि विमान में सवार तकरीबन 100 लोग खतरे से बाहर थे। एयरलाइन अधिकारियों के मुताबिक आज नई उड़ान से नया विंडशील्ड ले जाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक नया विंडशील्ड लगाया जाएगा और विमान जल्द ही उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा। एयर इंडिया का AI311 विमान दिल्ली से मेलबर्न के रास्ते सिडनी जा रहा था। विमान में 80 यात्री और चालक दल के 12 सदस्य सवार थे। अधिकारियों के मुताबिक ड्रीमलाइनर घटना के बाद मेलबर्न में उतरा। हालांकि विंडशील्ड में दरार से विमान को कोई खतरा नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये बेहद मोटे कांच और प्लास्टिक की सामग्री के बने होते हैं। सचिन की मोम की मूर्ति बनाने वाले सुशन ममता बनर्जी की भी मूर्ति बना चुके हैं। सुशन को सचिन की 1820 किलोग्राम वाली मूर्ति बनाने में करीब 1 महीने का वक्त लगा। सचिन के इस टेस्ट मैच को यादगार बनाने के लिए विशेष गीत भी तैयार किया गया है, जो इस मौके पर सचिन को समर्पित किया जाएगा। मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड का ताज जीतकर भारतीय मूल की सृष्टि राणा भारत लौटी। राणा का आज मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया। सृष्टि राणा को इस दौरान सघन जांच से भी गुजरना पड़ा। कस्टम विभाग अधिकारियों ने मिस एशिया पैसिफिक के सभी सामानों की बारीकी से जांच की। इस जांच के दौरान सृष्टि राणा को मिस एशिया पैसिफिक के तौर पर दिए गए क्राउन को कस्टम विभाग ने अपने पास रख लिया।
कस्टम विभाग ने कस्टम ड्यूटी और क्लियरेंस का दिया हवाला। इस दौरान कुछ समय के लिए फोटोग्राफी के लिए मिस एशिया पैसिफिक का अनुरोध कर बाहर जरूर आए, लेकिन दोबारा कस्टम विभाग ने बुलाकर उनका क्राउन रख लिया। अपनी इस कामयाबी पर सृष्टि राणा ने खुशी का इजहार किया, हालांकि सृष्टि ने कस्टम विभाग के रवैये पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।